हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसे अमाइंस के नाम से भी जाना जाता है। इस यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और इस तरीके से इस चैप्टर को कवर करना है कि भाई इसमें 100% हम लोग मार्क्स लेकर आए, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं अमाइंस का इंट्रोडक्शन। देखो बच्चों, अमाइंस क्या होता है, आप सभी लोगों ने अमोनिया का नाम सुना होगा। अमोनिया होता है NH3। अब किसी भी NH3 का अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो और उसकी जगह कार्बन की चेन लेकर आते हो, कार्बन की चेन एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। तो अगर आप अमोनिया का हाइड्रोजन हटाते हो और उसकी जगह कार्बन की चेन इंक्लूड कर देते हो, तो यहां पे तैयार हो जाता है RNH2 और ये ऑर्गेनिक चेन विद NH2, ये कहलाता है अमाइन। लेकिन सिर्फ यही अमाइन नहीं कहलाता, इसके अलावा और भी अमाइन होता है। जैसे अगर मैं अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हटाकर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन को 2 कार्बन की चेन से रिप्लेस कर दूं, तो यहां पर बन जाएगा R2NH। सिमिलरली अगर मैं अमोनिया के तीनों ही हाइड्रोजन को हटा दूं, यहां पे सारे के सारे हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह कार्बन की चेन लेकर आ जाऊं, चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक हो, तो ये बन जाएगा R3N। तीनों ही अमोनिया से बने हैं, मतलब तीनों अमोनिया डेरिवेटिव हैं। पहले वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन से सिंगल कार्बन की चेन डायरेक्ट जुड़ी है, तो ये है प्राइमरी अमाइन। सेकंड वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन की चेन से डायरेक्ट 2 कार्बन की चेन जुड़ी है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट 2 कार्बन की चेन जुड़ी है, मतलब वो हो गया सेकेंडरी अमाइन। और थर्ड वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन से डायरेक्ट कार्बन की 3 चेन जुड़ी है, मतलब 3 R जुड़े हैं, तो ये हो गया टर्शरी अमाइन। बच्चों, सारे ही अमाइन में ये जो NH होता है, इसको इमीन ग्रुप भी कहा जाता है। एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और NH को हम लोग कहते हैं इम्यूनो ग्रुप, तो ये याद रखना आप लोग। अच्छा, इनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह अमोनिया के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन में, उसी तरह से सारे अमाइन में नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नाइट्रोजन थोड़ा रिपल्शन करेगा, स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड नहीं होगा, और ये होगा लुईस बेस। क्या होगा ये? लुईस बेस। तो बच्चों, ये इसका इंट्रोडक्शन है कि अमाइंस जो होते हैं वो टेक्निकली अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। चलिए इसके अगले टॉपिक पर हम आते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए, स्पेशली क्लासिफिकेशन के। जो आप यूनिट पढ़ रहे हो, वो यूनिट में कंपाउंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो चलिए अमाइंस की क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। अमाइंस को जब क्लासिफाई करा जाता है, तो वो 2 टाइप्स के अमाइंस होते हैं, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक वो अमाइन होते हैं जहां पे आप R की जगह अल्काइल ग्रुप लेते हो। जब आप R की जगह अल्काइल ग्रुप लेते हो, तो वो कहलाता है एलिफेटिक अमाइन। मैं आपको इसके बड़े सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। देखो आप लोग देख सकते हो, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। इनमें R की जगह मैंने अल्काइल ग्रुप लिया है, लेकिन इनका नाम क्या होगा? तो इनके नाम पे अगर हम देखें, तो पहले वाले कंपाउंड में सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मीथेन, और लास्ट में लगा देंगे एमाइन, मीथेन एमाइन। सेकंड वाले कंपाउंड में आप देख सकते हो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ईथेन, और लास्ट में यहां पर आ जाएगा एमाइन, ईथेन एमाइन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो थर्ड एग्जांपल है, ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट भी आप लोगों को कवर करवा रहा हूं मैं साथ में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो थर्ड एग्जांपल है, इसमें आपको नाइट्रोजन के वन साइड सिंगल कार्बन की चेन और अदर साइड डबल कार्बन की चेन दिख रही है। तो रूल ये कहता है कि जहां पे ज्यादा कार्बन हो, वो आपकी पेरेंट चेन होगी। तो हमारी पेरेंट चेन तो ये होगी, जिसमें 2 कार्बन है और साथ में अमाइन ग्रुप भी है। ये जो CH3 बच रहा है, ये ब्रांच है, और ये ब्रांच किसी कार्बन से नहीं जुड़ी, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। तो हम लोग इसको लिखेंगे N मिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो हम लोगों ने लिखा N मिथाइल, और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने C2H5NH को लिख दिया ईथेन एमाइन, एन मिथाइल ईथेन अमाइन। तो बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप अमाइन को क्लासिफाई करते हो। और याद रखना, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर को पैरेलल लेते हुए चलो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, टॉपिक बहुत सिंपल हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन वो होता है जहां पर आप R की जगह लेते हो कार्बन चेन लेते हो एराइल ग्रुप। जब भी आप R की जगह एराइल ग्रुप लोगे, तो उससे तैयार होगा एरोमेटिक अमाइन। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग एरोमेटिक अमाइन के वन बाय वन देखते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल। यहां पर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल जो है, ये हमारा बड़ा शानदार एग्जांपल है, हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बेंजीन पर NH2। अगर बेंजीन पर NH2 जुड़ता है, तो इसे एनिलीन कहते हैं।
इसे एनिलीन कहते हैं और आप बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन इसका जो फेमस नेम है वो एनिलीन है। सेकंड एग्जांपल में आप देख सकते हो बेंजीन के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर NH2 ग्रुप है, तो इसको आप बोल सकते हो बेंजीन 1,2 डायमाइन। अब अगर थर्ड एग्जांपल में आप देखो तो ये टोलुइन है। टोलुइन में पैरा पोजीशन या फोर्थ पोजीशन पे अमाइन ग्रुप जुड़ा है, तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे 4 अमाइनो, इसे बोला जाएगा 4 अमाइनो टोलुइन, और इसका एक बड़ा फेमस नेम है और वो नाम आप सबको याद रखना है, इसे बोला जाता है टोलुइडीन। तो याद रखना आप लोग, जब भी अमाइन के साथ CH3 आ जाए तो वो कहलाएगा टोलुइन। ये तो टोलुइन कहलाता है, लेकिन टोलुइन के साथ अगर अमाइन ग्रुप भी आ गया तो ये पूरा नाम कहलाएगा टोलुइडीन। तो गाइज ये कहलाते हैं एरोमेटिक अमाइन, जहां पर डायरेक्टली बेंजीन से NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। आप इसे नोट करो। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन के बाद अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अमाइन को प्रिपेयर करने के कुछ अलग अलग मेथड है। इनमें से कुछ मेथड तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, जो हमारे सीधे सीधे ऑर्गेनिक कन्वर्जन में काम आ जाते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। पहला मेथड है फ्रॉम हेलो अल्केन। हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड, और इस मेथड को कहा जाता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। बच्चों ये मेथड टेक्निकली हमारे लिए कोई मतलब बोर्ड में बहुत ज्यादा स्पेशल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्वर्जन में भी काम आ सकता है। अब ये क्या मेथड है मैं आपको बता रहा हूं। इस मेथड के लिए आपको लेना है हेलो अल्केन, दैट इज RX। तो मैं हेलो अल्केन ले रहा हूं CH3I, और इसका रिएक्शन मुझे कराना है अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया से रिएक्शन होगा तभी तो वो कहलाएगा अमोनोलाइसिस। तो हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, और अमोनिया विद अल्कोहलिक मिक्सचर, मतलब अल्कोहलिक अमोनिया लेते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि हमारे पास जो हेलो अल्केन है वो अमोनिया के कंपैरिजन ज्यादा है, एक्सेसिव है। अब जब एक्सेसिव है तो हेलो अल्केन बार बार आके रिएक्ट करेगा। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं कैसे रिएक्शन होगा। हर स्टेप में जब भी हेलो अल्केन का रिएक्शन नाइट्रोजन कंपाउंड से हो या अमोनिया से हो, तो अमोनिया का 1 हाइड्रोजन यहां के आयोडीन को निकाल कर ले जाएगा, बना देगा HI, और फाइनली इधर मेरे पास बच रहा है CH3, और यहां NH3 का हाइड्रोजन निकला तो ये बच रहा है NH2, और ये बन गया प्राइमरी अमाइन। ये हमारे पास तैयार हो गया प्राइमरी अमाइन। अब यहां पर हम लोगों को पता है कि हेलो अल्केन एक्सेसिव है, तो एक बार हेलो अल्केन रिएक्ट करेगा, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो फिर से आ जाएगा, मुझे फिर से रिएक्शन करना है। अगेन यहां पर हेलो अल्केन आएगा, नाइट्रोजन का 1 हाइड्रोजन विद दिस आयोडीन बना देगा HI। अब हमारे पास नाइट्रोजन पे बचा है NH, क्योंकि एक और हाइड्रोजन निकल गया उसका। CH3 एक ऑलरेडी है, यहां से दूसरा CH3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, मतलब सेकेंडरी अमाइन। और अगर यहां पर फिर भी एक हाइड्रोजन बचा है नाइट्रोजन पे, तो अगेन CH3I रिएक्ट करेगा, और यहां का H विद दिस आयोडीन निकल जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस N। तो जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया है वो है टर्शरी अमाइन। तो बच्चों जब आप अमोनोलाइसिस करोगे तो आपके पास कोई एक अमाइन नहीं तैयार होगा, आपके पास मिक्सचर तैयार होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन का। और अमोनोलाइसिस करने के लिए टेम्परेचर होता है अराउंड 373 केल्विन। तो आप लोग याद रखना 373 केल्विन पर हम अमोनोलाइसिस करके एलिफेटिक अमाइन बनाते हैं। इस मेथड से एरोमेटिक अमाइन कभी नहीं बनता। अगर आप अमोनोलाइसिस से एरोमेटिक अमाइन बनाना चाहते हो तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हेलोएरीन है, क्लोरोबेंजीन, और आप चाहते हो अमोनोलाइसिस करना, अमोनिया से रिएक्शन करना, लेकिन यहां पे क्यूप्रस ऑक्साइड लेना पड़ेगा ताकि रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस हो। और टेम्परेचर रखना होगा 473 केल्विन, वो भी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बहुत हाई प्रेशर रखते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो बैलेंस करने के लिए हेलोरीन के डबल मॉलिक्यूल, एमोनिया भी डबल आ जाएगा। आप जब रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कॉपर के साथ ये दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे, बन जाएगा CuCl। फिर उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन विद दिस ऑक्सीजन बना देंगे H2O। और बच्चों फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है, तो फाइनली हमारे पास बच रहा है C6H5NH2, C6H5NH2 मतलब 2 यूनिट्स ऑफ, मतलब फाइनली हमारे पास बच रहा है 2 यूनिट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइन, दैट इज एनिलीन। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। याद रखना अगर आप डायरेक्ट अमोनोलाइसिस करते हो, हेलो एल्केन क्या हो सकता है, लेकिन हेलोरीन का अमोनोलाइसिस नहीं हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं सेकंड मेथड पे, बाय रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिडक्शन कराना चाहते हो तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हो, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जब भी आप रिडक्शन कराओगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारे काम आएंगे। इनमें से कोई सा भी एक पेयर उठा के आप यूज कर सकते हो। रिडक्शन काय का कराते हैं, अगर आपको अमाइन बनाना है तो अमाइन बनाने के लिए कुछ चीजों का रिडक्शन कराया जा सकता है, जैसे नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन RNO2,
जब भी नाइट्रो कंपाउंड हो और एरो पे टिन और HCl लिखा हो, समझ जाना रिडक्शन कराना है। और रिडक्शन ऐसे कराना है कि इसके दोनों ऑक्सीजन तो हटाना है, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन भी लाना है। तो यहां पर बन जाएगा RNH2 और ये जो 2 ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, तो ये बनाएंगे 2H2O। और बैलेंस करने के लिए मैंने टोटल यहां पे लिए हुए हैं 6 हाइड्रोजन। लेकिन आपको याद ये रखना है कि अगर नाइट्रो कंपाउंड है, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, और एरो पे टिन और HCl लिखा है, तो नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से हम बनाएंगे अमाइन। तो ये तो हो गया हमारा पहला रिडक्शन। इसके बाद एक और रिडक्शन है, अगर हमारे पास साइनाइड है, अगर हमारे पास साइनाइड कंपाउंड है और साइनाइड कंपाउंड का हम लोग रिडक्शन कराना चाह रहे हैं, तो साइनाइड का रिडक्शन मेंडियस रिडक्शन कहलाता है। और साइनाइड का रिडक्शन बेस्ट होता है LiAlH4 की प्रेजेंस में। टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। फर्स्ट 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेंगे, नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिलेंगे, बन जाएगा अमाइन। और अगेन हमें मिल गया प्राइमरी अमाइन। तो बच्चों ये फर्स्ट मेथड जो है ना रिडक्शन का, और सेकंड मेथड ये सीधे सीधे हमारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन में भी काम आता है। अब इसका थर्ड रिडक्शन मैं आपको बताता हूं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर हमारे पास आइसोसाइनाइड है, और आइसोसाइनाइड का हम रिडक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग LiLH4 या फिर जिंक और HCl और टिन और HCl, तो रिडक्शन करने पर आइसोसाइनाइड के हमें मिलेगा सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि टेक्निकली हम लेंगे 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन में से सिंगल हाइड्रोजन जो है वो तो मिल जाएगा नाइट्रोजन को, तो ये हो जाएगा RNH, क्योंकि नाइट्रोजन बीच में है ना, तो एक ही हाइड्रोजन लेगा। बाकी कार्बन को मिल जाएंगे 3 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3, और फाइनली हमें मिल गया सेकेंडरी एमाइन। तो गाइस ये हमारा प्रिपरेशन का सेकंड मेथड है रिडक्शन, जहां आप नाइट्रो का रिडक्शन करा सकते हो, साइनाइड का रिडक्शन करा सकते हो, और आइसोसाइनाइड का भी रिडक्शन करा सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन में काम आता है, हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस में काम आता है। हॉफमैन ब्रोम अमाइड का रिएक्शन को हम लोग हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन या डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये रिएक्शन क्या है, वन बाय वन समझते हैं। देखो बच्चों, इस रिएक्शन के नाम से समझ में आ रहा है ब्रोम अमाइड, मतलब यहां पर आपको ब्रोमीन भी लेना है और अमाइड भी लेना है। अमाइड होता है RCONH2। इसका रिएक्शन ब्रोमीन से कराना है। डेफिनेटली ब्रोमीन और अमाइड तो फिक्स है, क्योंकि इसका नाम ही बता रहा है हॉफमैन ब्रोम अमाइड। लेकिन साथ में हम लोगों को लेना है अल्कोहलिक या एक्वस KOH, क्योंकि बिना मीडियम के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप यहां पर लेते हो अल्कोहलिक या एक्वस KOH, दोनों में से कोई सा भी KOH आप ले सकते हो। और फाइनली इस मिक्सचर को आप हीट करना शुरू करते हो, और बैलेंस करने के लिए यहां पे KOH हम लोग ले रहे हैं 4। जब आप इस मिक्सचर को हीट करना शुरू करते हो तो आप ये नोटिस करते हो कि आपके पास जो अमाइड है, जो अमाइड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी अमाइन में। और प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो CO बच रहा है, वो CO यहां के पोटेशियम के साथ मिलकर बनाएगा K2CO3, और उसके बाद पोटेशियम विद ब्रोमीन बना देंगे 2KBr, और फाइनली बचेगा यहां पर वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये वो रिएक्शन है जहां पर आप अमाइड को डायरेक्ट कन्वर्ट करते हो प्राइमरी अमाइन में। इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट्स तो हर बार यही निकलेंगे, K2CO3 2KBr + 2H2O। लेकिन मेन बात यह है कि आप जो भी कार्बन की चेन यहां लेते हो, R की जगह वो कार्बन चेन इस जगह आएगी और वो बनाएगी अमाइन। और कौन सा अमाइन बनेगा, सिर्फ प्राइमरी अमाइन। चलिए इसमें एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास एक अमाइड है, या आपके पास अमाइड है, अगर आप अमाइड का रिएक्शन Br2 + KOH से कराते हो, एक कभी कभी एरो पे भी लिखा हुआ आ जाता है Br2 + KOH या Br2/KOH। अगर आप अमाइड का रिएक्शन Br2 और KOH से करा के उसको हीट करते हो, तो डेफिनेटली वो जो अमाइड है ना, वो अमाइड का CO निकलेगा, और फाइनली हमें तैयार हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया प्राइमरी अमाइन, दैट इज इथेनामाइन। और बच्चों इसके बाद बाय प्रोडक्ट्स हर बार सेम है। क्या प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स है? 2KBr + K2CO3 + 2H2O। तो ये बाय प्रोडक्ट्स तो हर बार सेम है, लेकिन हमें मिलेगा जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है प्राइमरी अमाइन। अब हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन में एक ट्रिक है जो आप लोगों को याद रखनी है। वो ट्रिक ये है कि कभी भी आपको कोई सा भी अमाइड दिया जाए, ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई अमाइड दिया जाए और अमाइड का रिएक्शन Br2 और KOH से करने को बोला जाए, तो आपको क्लियर है हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन करना है। Br2 और KOH या Br2 और NaOH का मिक्सचर जो होता है ना, Br2 और KOH का मिक्सचर KOBr कहलाता है। Br2 और NaOH का मिक्सचर NaOBr बनाता है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो अगर कभी ये चीज भी एरो पर लिखी हुई आ जाए, तो समझ जाना कि जो तुम्हारे पास अमाइड है, उस अमाइड को तुम्हें कन्वर्ट करना है प्राइमरी अमाइन में।
तो जो भी हमारे पास अमाइड है उस अमाइड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्राइमरी अमाइन में। इस तरह से हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड या सोडियम हाइपोब्रोमाइड का यूज करा जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्जन में हमारे बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिएक्शन है। चलिए इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमीड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमीड हम इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को कहते हैं। आपके पास ये थैलेमीड है, इस थैलेमीड का रिएक्शन हम सीरीज में करवाएंगे, कुछ अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन करेंगे, और जितने रिएक्शन करेंगे वहां पर बस यही पर्टिकुलर ग्रुप रिएक्ट करेगा और बाकी सारी चीजें अपनी जगह एज इट इज रहेंगी। कैसे ये रहेगा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इसको मिलाते हैं KOH से, अल्कोहलिक KOH से। तो जैसे ही आप KOH से रिएक्ट कराओगे तो ये पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और बना देगा पोटेशियम थैलेमीड। अब पोटेशियम थैलेमीड का रिएक्शन जब हम अल्काइल हैलाइड से कराते हैं, याद रखना RI का मतलब है अल्काइल हैलाइड। आप यहां पर अल्काइल हैलाइड के अलावा एराइल हैलाइड ले ही नहीं सकते, क्योंकि एराइल हैलाइड जो है वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन करना पसंद नहीं करता। अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन करना पसंद करता है। तो जैसे ही आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे, पोटेशियम और आयोडीन निकल जाएंगे Ki बनकर, और R जो है वो पोटेशियम की जगह आ जाएगा। यहां पर बन गया अल्काइल थैलेमीड। बच्चों अल्काइल थैलेमीड के अलावा एराइल थैलेमीड नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे अल्काइल थैलेमीड बनता है तो इसका रिएक्शन जब हम वाटर से कराते हैं तो यहां का Rn जो है वो इन दोनों H को निकालकर बना देता है RnH2। ये बना देता है RnH2। RnH2 को कहा जाता है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। अब एलिफेटिक के अलावा यहाँ एरोमेटिक कभी नहीं बनता। हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि गैब्रियल थैलेमीड से एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्यों नहीं बनता। तो एरोमेटिक इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये जो स्टेप है, इस स्टेप में आप अल्काइल हैलाइड को ले सकते हो लेकिन एराइल हैलाइड नहीं लेते, बिकॉज एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अल्काइल हैलाइड कर लेगा लेकिन एराइल हैलाइड नहीं करेगा, इसलिए यहां पर एराइल हैलाइड का यूज नहीं करते और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बनता, सिर्फ एलिफेटिक बनता है। और फाइनली बच्चों हमारा बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? बाय प्रोडक्ट में हमारे पास ये दोनों CO ग्रुप बच रहे हैं, दोनों CO पर ये OH ऐड कर देते हैं तो ये आ गया फर्स्ट OH, ये आ गया सेकंड OH और ये बन गया थैलिक एसिड, और इसी के साथ हमारा बन गया प्राइमरी अमाइन। तो ये रिएक्शन कहलाता है गैब्रियल थैलेमीड रिएक्शन। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम देखते हैं शिमिड रिएक्शन। शिमिड रिएक्शन अपने आप में जिस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी है डीकार्बोक्सिलेशन कैटेगरी। देखो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से CO2 का निकल जाना। CO2 का निकलना कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो शिमिड रिएक्शन में सब कुछ एसिडिक है। सब कुछ एसिडिक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका रिएक्शन करा रहे हो हाइड्राजोइक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपने जैसे ही H2SO4 मिलाना स्टार्ट करा इस मिक्सचर में, तो H2SO4 मिलने के साथ साथ सबसे पहले यहां पर निकलता है CO2। आप देख सकते हो यहां से CO2 निकल जाएगा। CO2 निकलने के बाद ये जो N3H है, इस N3 के अंदर से N2 निकल जाएगा। फाइनली यहां बच रहा है NH, क्योंकि एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन बच रहा है, इधर भी है, इधर बच रहा है H। बच्चों इधर बच रहा है NH, इधर बच रहा है RH। तो ये आपस में मिल जाएंगे, और जब ये मिल जाएंगे तो बन जाएगा RnH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन। और यहां पे आप R की जगह अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो और एराइल ग्रुप भी ले सकते हो। आपको शायद याद होगा हमने पढ़ा था कोल्ब शिमिड रिएक्शन या कार्बोक्सिलेशन फिनॉल में। तो फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन अलग चीज है, वो कोल्ब शिमिड कहलाता है। और जब अकेला शिमिड आ जाए तो तुम्हें करना है डीकार्बोक्सिलेशन, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो थोड़ा सा लिखोगे तो चीजें डेफिनेटली याद हो जाएंगी। आई होप बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट। आप R की जगह एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप कुछ भी ले सकते हो। अगर अल्काइल ग्रुप लोगे तो एलिफेटिक अमाइन बनेगा, एराइल ग्रुप लोगे तो एरोमेटिक अमाइन बनेगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जब तक आप लोग अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें, अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाएं, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। और अगर किसी भी तरह की क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।